अगर आप कोई भी टीचिंग रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो जैसे कि सीटेट, डी ट्रिपल एस पी, एमआरएस, ओटीटी, ओएवीएस, आरईईटी, यूपीटीईटी और कोई भी रिलेटेड टू स्टेट टीईटी एंड एग्जामिनेशन जो कि टीचिंग रिलेटेड जॉब के लिए ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आई प्रॉमिस एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना क्योंकि सारे जो रिलेटेड टू एमसीक्यूज है वो आपकी टीचिंग से डायरेक्ट रिलेटेड है। तो hope it will going to help you immensely. Welcome back to my channel. Hi friends, very good morning to one and all. आज हम बात करेंगे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का सारे एमसीक्यू जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. The first question is that by which year the minimum degree qualification for teaching is going to be a 4 year integrated B.Ed degree. अभी हमारा जो B.Ed डिग्री है बैचलर्स इन एजुकेशन जो है वो हमारे 2 इयर्स का है। पहले तो वो 1 साल की था, 1 साल में थी, 1 साल में बीएड खत्म हो जाती थी, लेकिन उसके बाद 2 साल की हो गई क्योंकि उनका इम्पोर्टेंस देखकर, उनका जो फ्रेम करिकुलम देखकर उनको 2 साल कर दिया गया है। लेकिन 2020 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के दौरान उसको 4 साल कर दिया गया है। उसका जब इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, ये तो हो गई 2020 में हो गई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कब तक होनी चाहिए? is going to be a full integrated degree by which na 2030. So option number D is the correct answer. By 2030 the minimum degree qualification for teaching is going to be a 4 year integrated B.Ed degree. Okay, so option number D is the correct answer. Then question number 2, who among the following was the chairman of NEP 2020? चार लोगों यहाँ पर है, इनमें से हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का चेयरमैन कौन है। हमको ये देखना है कि जो सारी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या फॉर्मेशन हो रही है, उसका बिलिंग हो रही है, उसी के हिसाब से एक कमिटी गठन करती जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक चेयर थी, जैसे कि कुछ लोगों की सम्मेलन में वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पास हुआ था, उसका प्रपोजल थी। उनमें से उनका चेयरमैन कौन थी? वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, के जे अल्फोंस, रामशंकर कुरेल। तो यहाँ से हमारा जो सही आंसर है जो कि एनईपी का चेयरमैन था वो थी ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ओके, तो एनईपी का चेयरमैन आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं उसके ऊपर और बहुत सारे कंपटीशन में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट अनवील्ड न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ब्रिंगिंग ए नंबर ऑफ रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों के बाद हमारा 2020 का रिफॉर्मेशन हुआ है? जैसे कि पहले हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन थी कौन से साल में? अगर आप एनईपी का वीडियो मैंने चैनल में देखी तो आप ये आंसर सही से कर पाओगे। वो वीडियो है, मैं लिंक में दे दूंगी, आप प्लीज डू वॉच। बहुत फायदेमंद वीडियो है वो, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, जो रिलेटेड पॉलिसी गवर्नमेंट के तरफ होते वो बहुत इंपॉर्टेंट होते, क्योंकि यहाँ पर सारे स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारे डिटेल्स होते। तो 1986 में थी हमारा 2020 जो हुआ है न्यू पॉलिसी, बट 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्मेशन कर दिया गया है। हमारे पास पहले इंडिया में थी वो पॉलिसी, उसके बाद 2020 में एक नया पॉलिसी नहीं आया है, वो पॉलिसी को रिफॉर्मेशन या रीअमेंडमेंट कर दिया गया। तो वो कितने सालों के बाद हो रही है वो रिफॉर्मेशन? लगभग 34 ईयर्स। आप काउंट कर लो 1986 से 2020। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 34 ईयर्स के बाद हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का लॉन्च हुआ है 2020 में। देन क्वेश्चन नंबर 4, according to NEP 2020, National Education Policy 2020, the current 10 plus 2 system is to be replaced by new curricular structure. What is the new curricular structure? जो हमारा पहले क्या थी वो चीज़, जैसे कि हमारा क्लास 1 से क्लास 10 तक, जो मैट्रिकुलेशन तक एक ही सिस्टम में हमें पढ़े जाते हैं, उसके बाद प्लस 2 या इंटरमीडिएट हो जाती है। लेकिन उनको डिवाइडेशन कर कर, सेपरेट कर कर जो न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर आ गया है वो क्या है? 5-3-3-4, जैसे कि 5 साल प्राइमरी एजुकेशन, 3 साल हायर सेकेंडरी एजुकेशन, देन हायर सेकेंडरी, देन हमारा जो
+2 मैट्रिकुलेशन 8 9 10 एंड +2 हो गया है उसके बाद। ये जो करिकुलम का फ्रेमवर्क हो गया है हमारी, उसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया है, 5 3 3 4 5 2 3 4 4 5 3 2 या 5 3 3 3। तो यहाँ पर आपको देखनी है कि कौन सी स्ट्रक्चर सही है। वो स्ट्रक्चर सही है हमारी ऑप्शन नंबर ए 5 3 3 4। जैसे कि पहले हमारा 4 साल से शुरू हो जाते हैं, 3 से 4 साल। तो पहले हमारा हो गया 3 से 8 तक जो बच्चे होते हैं। उसके बाद 9 से 11 तक। उसके बाद हमारा 12 से हो गया है 15 तक, 15 से हमारा 16 18 तक हो गया है। तो वो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है 5 years 3 years +3 years +4 years। देन उसके बाद ये सारे गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Then question number 5. According to NEP 2020, at what age would a child formally start his education? NEP के अनुसार हमारा कौन सी ईयर में बच्चे फॉर्मली स्टार्ट होता है उनका शिक्षा जो होती है। ऑप्शन नंबर है हमारा ABCD 6 year 4 years 3 years 5 years। यानी हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो ईयर्स शुरू हो जाते हैं 3 से 8 तक, जैसे कि 5 साल वो प्राइमरी एजुकेशन। पहला तो हमारा है वो प्री आंगनबाड़ी एंड प्राइमरी। आंगनबाड़ी 1 2 साल जाना है, 1 साल या 2 साल, उसके बाद हमारा प्री प्राइमरी हो जाती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी 4 साल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंगनबाड़ी को एक प्री एजुकेशन की तरह लिया जाता है। यहाँ पर कोई फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो प्री प्राइमरी से शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, as per NEP 2020 from which class will vocational education be introduced? हमारा जो श्रेणी है जैसे कि स्टैंडर्ड 1 से या क्लास 1 से क्लास 10 +2 तक, यहाँ पर कौन से सेशन में या कौन से क्लास में हम वोकेशनल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन करें। जैसे कि क्लास 1 में हो सकती है या नहीं, वो आपको देखना है कि क्लास वोकेशनल ट्रेनिंग कब एक्सेप्ट कर पाएंगे वो लोग, कब वो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो ग्राफ्स है, जो रूट्स है, कब वो धर पाएंगे। तो वहाँ पर हमारा जो रूट को पकड़नी है, जैसे कि वोकेशनल ट्रेनिंग किस तरह वोकेशनल ट्रेनिंग, जैसे कि क्राफ्ट हो, कुछ रिपेयरिंग वगैरह हो, या कुछ रिलेटेड टू आवर लाइवलीहुड, तो कौन सी एजुकेशन स्टैंडर्ड में वो हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वो है हमारे स्टैंडर्ड 1 या क्लास 6 में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको, 6 और 6 के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, as per National Education Policy 2020, students' progress card will be redesigned in which of the following format? जैसे कि हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट सेंड करते हैं टीचर्स या क्लास टीचर या हमारा हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस हमारा घर पे को, क्योंकि पेरेंट्स को देखने है कि कितने प्रोग्रेस हुआ है या नहीं है। इस एनईपी के अनुसार उस प्रोग्रेस रिपोर्ट को कैसे नया डिजाइन दिया गया है। जैसे कि ऑप्शन 4 है 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड, उसका नाम क्या है ये हम बोल सकती है, या 12 मंथ प्रोग्रेस कार्ड, या 6 मंथ प्रोग्रेस कार्ड, या मंथली प्रोग्रेस कार्ड। तो यहाँ पर कौन सी ऑप्शन सही है, जो है हमारी ऑप्शन सही 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 365 डेज हो सकती है वो। व्हाट इज एबीसी स्टैंडर्ड्स पर एनईपी 2020? एनईपी 2020 के हिसाब से एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एकेडेमिया ब्लॉक क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ क्रेडिट, या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक ऑफ क्लासेस। तो यहाँ पर एनईपी के अनुसार बहुत सारी अप्रोचेस इंट्रोड्यूस किया गया है, जो के हिसाब से एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, as per National Education Policy 2020, what is the full form of परख? यहाँ पर परख के फुल फॉर्म क्या है? जैसे कि परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, या परफॉर्मिंग असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिटिक ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, या परफॉर्मिंग असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिटिक ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, या परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिटिक ऑफ नॉलेज फॉर होली डेवलपमेंट। यहाँ पर एक दो वर्ड को ही ये क्या चेंज कर दिया गया है, जैसे कि परफॉर्मिंग परफॉर्मेंस या परफॉर्मिंग, देन एनालिटिक या एनालिसिस,
या होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड होली डेवलपमेंट, इसके हिसाब से आपको देखना है कि परख के मतलब या फुल फॉर्म क्या है। तो जो हमारा सही आंसर है वो है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ knowledge for holistic development. So option number A is the correct answer for परख की जो फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10, what will be the apex body for enabling a strong research culture and building research capacity across higher education as per National Education Policy 2020? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से क्या हमारा जो अपेक्स बॉडी सबसे हायरकी में सबसे ऊंचा स्थान में है, सबसे आगे है जो बॉडी, उसके बाद उनका जो को अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन हम कह सकते हैं हो सकती है। लेकिन जो अपेक्स है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द अपेक्स कोर्ट एंड जुडिशियरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। सारा कंट्री में, सारा देश में, सारा भारत में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है वो सारे जैसे कि एडिशनल कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं स्टेट में, उसके सबसे अपेक्स बॉडी है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही जो रिसर्च कल्चर को इनेबलिंग एंड बिल्डिंग रिसर्च कैपेसिटी को हायर एजुकेशन में इनकलकेट करने के लिए एनईपी के अनुसार जो अपेक्स बॉडी है उनका नाम क्या है? जैसे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फंड, नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि रिसर्च रिलेटेड हायर एजुकेशन के हायर एजुकेशन में एनईपी के अनुसार सबसे अपेक्स बॉडी है, सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है। देन क्वेश्चन नंबर 11, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज रीनेम्ड एज फॉर व्हाट? जो कि हमारा था एमएचआरडी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, उनको रीनेम कर दिया गया है, उनका नाम बदल दिया गया है। उनका नाम एमएचआरडी से किस नाम को रिप्लेसमेंट हुआ है? ऑप्शन देख सकते हैं हम, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड पॉलिसी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये तो जैसे कि हमारे एमएचआरडी का जो चेंज हो गया है तो वो है एमएचआरडी को बदलकर वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हो गया है। मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को चेंज कर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन या शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 12, which course will be discontinued as per National Education Policy 2020? हमारा नेशनल एनईपी 2020 के हिसाब से कौन सी जो कोर्स है वो उनको कंप्लीटली बैन मतलब कंप्लीटली बंद हो गया है वो चीज़, और वो उसका क्वालिफिकेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी वो क्लास है या कौन सी कोर्स है वो? जैसे कि मैट्रिकुलेशन, प्राइमरी एजुकेशन, इंटरमीडिएट जो +2 है आपकी, या एमफिल डिग्री मास्टर इन फिलोसॉफी। देखो आंसर मैं बता दूंगी, मास्टर इन फिलोसॉफी एमफिल, क्योंकि किस गैप में वो होते हैं। एक मास्टर्स होते हैं, जैसे कि आप कौन से सब्जेक्ट या स्ट्रीम में मास्टर्स कर लो, मास्टर इन आर्ट, साइंस, कॉमर्स या वोकेशनल कोई भी चीज़ में मास्टर कर लो या टेक्निकल एजुकेशन में। उसके बाद जो रिसर्च में आता है, हायर रिसर्च में आता है, पीएचडी में आता है, फिलोसॉफी डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी में आता है, उसके बीच में 1 साल या 1.5 साल के कोर्स होते हैं, वो होते हैं एमफिल, मास्टर इन फिलोसॉफी। उनका कोई ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू एनईपी के हिसाब से। तो उसके हिसाब से वो एक कोर्स वर्क डाल दिया गया है। पीएचडी के करने से पूर्व या आपके रजिस्ट्रेशन होने के पहले आपको एक 6 मंथ या 1 ईयर की कोर्स वर्क करनी है, उस मैंडेटरी है। आप कहाँ पर भी कोर्स वर्क कर सकते हो, कहाँ पर भी पीएचडी कर सकते हो। तो इसीलिए एमफिल का डिग्री कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये एक जैसे कि वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया है, तो इसीलिए एमफिल का डिग्री एनईपी 2020 के हिसाब से और नहीं शुरू होने वाले हैं, वो डिसकंटिन्यू हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाउंडेशनल पिलर्स इन एनईपी 2020। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, विजन के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ पर अगर हम फाउंडेशनल पिलर्स का एनईपी किस ऊपर बेस्ड है, कौन सी दिशा में एनईपी है, क्या दिमाग में हो रही थी जो कि चेयरमैन हो वो कमेटी के, उसके हिसाब से एनईपी का बिल्डिंग हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन से एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में क्वेश्चन देखे थे। एक्सेसिबिलिटी के मतलब क्या, रिसोर्सेस होते हैं फिजिकल एंड वो साइकोलॉजिकल और नॉलेजियस इंटेलेक्चुअल। जैसे कि फिजिकल का एक एग्जांपल, एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल एक बच्चे से या स्टूडेंट से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूरी है, कहाँ पर वो एक्सेसिबिलिटी हो पाएगा, बहुत बर्डन हो जाएगी।
तो इसलिए accessibility का एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे ही विंग्स रहते हैं यहाँ से। अफोर्डेबिलिटी जैसे कि प्राइसेस कितना है, बुक्स के प्राइस कितना है, फ्री बुक्स प्रोवाइड करें, स्कूल फी कितना ज़्यादा होने चाहिए, कितना कम होने चाहिए, वो चीज़ क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन है सही है ऑप्शन नंबर वी, जो कि आई वी, सर यहाँ पर बी रिप्लेसमेंट हो गया आई वी, जो कि असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी, तीनों जो और भी बहुत सारे पिलर्स है, यहाँ पर जो तीनों है वो सही है। तो फॉलोइंग आर द फाउंडेशनल पिलर्स ऑफ एनईपी। Okay, then question number 14. What is the age of early childhood care and education in NEP? NEP के हिसाब से जो early childhood care कितने साल से होते हैं, और उसी के हिसाब, जैसे कि मैंने बोला कि 5 साल की जो होते हैं आंगनबाड़ी एंड प्री प्राइमरी, तो उसके हिसाब से कौन सी साल हो गया हमारे चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वो है 3 to 8। वहाँ पर न्यूट्रिशन को भी ध्यान देते हैं, जैसे कि मिड डे मील हो, आंगनबाड़ी में आपकी प्रॉपर न्यूट्रिशन को ध्यान देते हैं, उसके साथ आपकी पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर प्लस एजुकेशन, तो ECCE अकॉर्डिंग टू एनईपी उनका जो ईयर्स है, एज ग्रुप है, वो है 3 to 8 ईयर्स, या 3 साल से 8 साल तक बच्चे को हम इसी के विंग्स में लाते, इसके रिव्यू में लाते। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15, विच इज एन एजुकेशनल कमिटी। यहाँ पर कौन सी कमिटी है जो एक एजुकेशनल कमिटी है, ठीक है। तो जैसे कि हम देखें, डीएस कोठारी कमेटी, टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी और मोटूरी सत्यनारायणम कमेटी, बहुत सारी कमेटी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन होती है, नया पॉलिसी, नया स्कीम का लॉन्च होते हैं, उसके पहले से एक रिसर्च कमेटी बैठाया जाता है, जैसे कि वो रिसर्च करे, उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकते हैं, उनका चैलेंजेस क्या है, मॉनिटरिंग क्या हो सकती है, इवाल्युएशन प्रोसेस क्या हो सकती है, सारी चीज़ को कुछ एक्सपीरियंस्ड इंटेलिजेंट नॉलेजेस लोगों को लेकर वो कमिटी होती है, जैसे कि कोई एजुकेशन का कमिटी हो, तो एजुकेशनिस्ट वहाँ पर होंगे, रिसर्चर वहाँ पर होगी, ऑफिसर्स वहाँ पर होगी, जैसे कि कोई साइंटिफिक कमिटी हो तो साइंटिस्ट को लेकर वो कमिटी बेस्ड होगी। तो इसी के हिसाब से एजुकेशन रिफॉर्मेशन बहुत सारे हुआ है इंडिया में सिंस 1952। तो उसके हिसाब से कौन सी कमेटी यहाँ पर है जो कि एजुकेशन कमेटी है, डीएस कोठारी एक एजुकेशन कमेटी है, टीएसआर सुब्रमण्यम भी एक एजुकेशन कमेटी जो कि एजुकेशन रिफॉर्मेशन के लिए है, लेकिन मोटूरी सुब्रमण्यम कमेटी एक एजुकेशन कमेटी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, आई होप गाइस दिस विल बी गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम फॉर सीटीपी DSSS EMRS। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए प्लीज टू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, प्लीज टू लाइक दिस वीडियो, share this video and please do subscribe my channel. Thank you so much. Have a nice day. Wish you all the best for your examination. Thank you guys. God bless you.